सबसे पहला तो ये बताए ना विपक्ष के लोग कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। पहले तो सबसे पहले ये सवाल उठता है ना कि मान लीजिए कि विपक्ष के अंदर में वो अपना प्रधानमंत्री किसको मानते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जनता हमको उखाड़ के फेंक देगी, जनता किसी भी कीमत पर आपको रहने नहीं देगी। और आप 150 के नीचे आ रहे हैं, मोदी जी 400 प्लस आ रहे हैं, इसलिए आपको बेचैनी हो रही है। 243 सीट में हम समझते हैं कि 150 प्लस रहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सीट जो भी रहेगी विधानसभा में, और पूरी मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी बिहार के अंदर में। और बिहार के बाद तब आपको काम दिखेगा पूरी, और बिहार उस समय भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। आपने क्या किया, आप देश की जनता को बताइए ना कि 40 साल में आपने क्या किया, और 10 साल में मोदी जी ने क्या किया, ये तो देश की जनता को दिख रहा है। 370 राम मंदिर को किसकी हिम्मत थी जो 370 हटा देता है, तो मोदी जी की कृपा थी, मोदी जी का ही काम था कि जो 370 उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा को हटाया। बिल्कुल 100%, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 40 की 40 सीट बिहार से। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, सिवाय मोदी जी के अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ना आगे रहेगा। इसलिए मैं बताता हूं कि इस बार ये जो 4 तारीख के बाद सरकार बनेगी, उसके बाद ये सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि लालू जी का बेटा है तो वो बन जाएगा, आज ममता जी का है तो ममता जी का भतीजा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में। आप भी तो 20 साल सरकार में रहे, आपके पिताजी रहे, आपकी माता जी रही, आपने कितने लोगों को नौकरी दे दिया भाई। अभी जो आप बोलते हैं कि हम 5 लाख को नौकरी दिया, तो उस समय नौकरी क्यों नहीं दिया 20 साल में? तो आज नीतीश जी ने 20 साल में आज नीतीश जी ने 5 लाख नौकरी दिया, तो आप अपना गिना रहे कि हमने 5 लाख नौकरी दे दिया। आज ये बोलते हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दे दिया, किसको नौकरी दे दिया 5 लाख भैया? वो तो नीतीश कुमार जी ने दिया, आपने कहाँ दिया? आप नीतीश कुमार के साथ अलायंस से डिप्टी सीएम थे, आपने तो नौकरी नहीं दिया, नीतीश जी सीएम थे, नीतीश जी ने दिया, उसका कंट्रीब्यूशन आप चाहते हैं कि वो हमको मिल जाए। देश की जनता या बिहार की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं ना है जो आपको दे देगी उसका मान्य, उसको तो वो तो नीतीश कुमार के खाते में जाएगा कि भाई उन्हें 5 लाख नौकरी दिया। काराकाट जो बहुत हॉट सीट बन गया है, इस पर क्या कहिएगा? कोई हॉट सीट नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है ड्यू टू पवन सिंह के चलते, लेकिन ऐसा कोई हॉट सीट नहीं है। वहाँ की जनता बिल्कुल समझ चुकी है। अभी 2 दिन पहले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे वहाँ, और उन्होंने जनता को जो उन्होंने बताया है उससे जनता बिल्कुल संतुष्ट है। और मैं समझता हूँ कि 1 तारीख वाले वोट में कहीं काराकाट का कोई टेंशन नहीं है, पूरी की पूरी मेजोरिटी वोट जो है एक तरफा गिरेगी उपेंद्र कुशवाहा जी को, और भारी बहुमत से जीत के आएंगे उपेंद्र कुशवाहा जी। अभी हम लोग की उपस्थिति पटना लोकसभा क्षेत्र से है, और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मधुमेश चौधरी उर्फ अंटू जी हैं। इनसे जानेंगे मोदी जी के कामकाज के बारे में, और 400 पार का नारा है। बिहार में 40 में 40 सीट कैसे जीत रहे हैं, 1 तारीख को चुनाव होने को है और 4 तारीख को रिजल्ट, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद। इस बार मोदी जी का नारा है 400 पार, देश में 400 पार ही क्यों? 400 पार इसलिए कहा गया है कि आप समझिए कि पर उन्होंने जो हम लोगों ने कहा था कि 370 बीजेपी प्लस अलायंस, ये जोड़ के हम लोग का 415 के आसपास का ये है कि हम लोग का इतना सीट आना चाहिए। और जो भाजपा जो हवा लहर चल रही है, और जो बिहार से लेकर पूरे देश के अंदर में भाजपा की लहर चल रही है, और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन 150 प्लस भी नहीं आ पाएगा। और जो मोदी जी का नारा है 400 पार, इसमें कोई शक नहीं है, और 400 पार हम लोग करेंगे, इसमें एकदम निसंदेह रहे देश की जनता। और जितनी मेहनत किया हम लोगों ने, उसका रिजल्ट आपको 4 तारीख को दिखेगा। बिहार में 40 में 40 सीट, इस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल 100%, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 40 की 40 सीट बिहार से। पिछले बार 40 में 39 सीट बिहार ने भाजपा की झोली में दिया, और किस प्रकार से काम हुआ, 10 साल का कार्यकाल उनका पूरा हुआ, और 10 साल में क्या क्या काम हुआ। विपक्ष कहते हैं किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं हुआ है। देखिए, विपक्ष के पास अब दूसरा कोई चारा है नहीं। कहने का मतलब ये है कि विपक्ष में कौन खड़ा है उसको देखिए। कांग्रेस, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, अपना अस्तित्व वो 0 है, 236 पर लड़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। और मैं समझता हूँ कि 40 भी नहीं आ पाएगा कांग्रेस को। पूरा अलायंस लीजिए, इंडिया अलायंस, यहाँ से उनके साथ समर्थन में तेजस्वी यादव हैं, आपके यूपी से आपको ये है क्या कहते हैं मुलायम सिंह के लड़के वो हैं, आप अदर स्टेट से कहीं से भी देख लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि पूरे विपक्ष के अंदर में सबसे पहला तो ये बताए ना विपक्ष के लोग कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। पहले तो सबसे पहले ये सवाल उठता है ना कि मान लीजिए कि विपक्ष के अंदर में वो अपना प्रधानमंत्री किसको मानते हैं, उनके यहाँ तो कोई चेहरा ही नहीं है। अब मेरे को लगता है कि 5 साल के अंदर में विपक्ष में ऐसा ना हो जाए कि हर लोग कहे कि 1 साल का प्रधानमंत्री हो और 5 प्रधानमंत्री लोग बनाए।
ऐसी स्थिति तो यही दिखती है। और देश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता समझती है इस बात को कि विपक्ष का क्या स्थिति है और देश कैसे चलता है। और मोदी जी ने जो काम किया है वो काम ट्रांसपेरेंसी की तरह दिखता है देश की जनता में। गरीब लोगों के लिए जो उन्होंने जितना भी आज गैस सिलेंडर को लेकर लीजिए, राशन देख लीजिए, गरीबों के घर में जो पहुंच रहा है, जो पैसे पहुंच रहे हैं, जो राशन पहुंच रहा है, वो आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। और जो डिजिटल जो उन्होंने चलाया है मोदी जी ने, आज डिजिटल के थ्रू गरीब जनता को जो उसके खाते में पैसा मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसकी उपेक्षा करने के अलावा विपक्ष के पास कुछ नहीं है। विपक्ष के पास आज के अंदर में न कोई मुद्दा है, न कोई स्कीम है, न व्यवस्था है। और मैं जानता हूं कि वो 100% फेल है इस मामले में। कहा जाता है कि कुछ दिन पहले एक बायोडाटा एक मैनिफेस्टो जारी हुआ कि कोई बीफ कंपनी है जो 250 करोड़ का चंदा जारी करता है, जो स्टेट बैंक इंडिया जारी करता है कि ऐसा चंदा आया है। उस पर क्या कही? उस पर भी बहुत विपक्ष का अति होता है कि चंदा लो और धंधा दो। ऐसा है ना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि विपक्ष के पास आज दिन में देखिए उनका अपना कोई तो प्लान है नहीं। वो सिवाय बीजेपी के काम की उल्लंघन का ये काम करते हैं कि विपक्ष ने बीजेपी ने ऐसा किया। हमको आप बता दीजिए ना कि 40 साल आप भी सरकार में रहे हैं कांग्रेस, आपने क्या किया? आप देश की जनता को बताइए ना कि 40 साल में आपने क्या किया। और 10 साल में मोदी जी ने क्या किया, ये तो देश की जनता को दिख रहा है। 370 राम मंदिर को किसकी हिम्मत थी जो 370 हटा देता है? तो मोदी जी की कृपा थी, मोदी जी का ही काम था कि जो 370 उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा को हटाया। राम मंदिर, आज क्या था राम मंदिर के अंदर में? राम मंदिर का लोग ये मुद्दा उठाते थे हर इलेक्शन में, फिर ये ड्रॉप हो जाता था। लेकिन मोदी जी ने इसको करके दिखाया। आज जो देश के अंदर में जो काम हो रहा है, जो दिख रहा है, जो गरीबों को मिल रही है व्यवस्था, और क्या चाहिए गरीब को? भाई साहब 3 चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वो तीनों मिल रहा है। विपक्ष हल्ला करते रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का, देश का, हिंदुस्तान का तीसरा प्रधानमंत्री बनाना है। और वो बिना बोले, मैं आपको समझता हूँ 4 तारीख के दिन वो देश का सबसे खुशहाल दिन होगा, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी 400 पार रहेगी। कहा जाता है 400 पार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विपक्ष को ख़त्म कर दिया जाए, और विपक्ष ख़त्म हो जाएगा तो अपने मन से, और ख़ासकर आरक्षण, जो आरक्षण मिलता है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार से आप वोट गिराने के लायक भी न रह जाए। ये कौन कह रहा है? आपका विपक्ष कह रहा होगा जी। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 400 पार आने का मतलब संविधान बदलना नहीं होता है। 400 पार आने का मतलब ये होता है कि आदमी फुल मेजोरिटी में काम करे और देश की को ऊंचाई तक ले चले। उन्होंने पहले भी कहा है कि 5 साल के बाद हिंदुस्तान इस पोजीशन पे रहेगा कि वर्ल्ड के अंदर में तीसरा स्थान रहेगा हिंदुस्तान का। और ये इन्होंने पहले भी कह दिया। इससे विपक्ष घबराया हुआ है और विपक्ष के अंदर में ये स्थिति है कि वो लोग किसी तरह चाहते हैं कि मोदी जी किसी प्रकार से उनके कहने पर या और भी जो भी उनके खरीद बिक्री वाले कर रहे हैं वो इस काम को करते हैं। लेकिन देश की जनता ने मन बना लिया है, गरीबों लोग ने मन बना लिया है, सारे लोग ने मन बना लिया है। यहाँ तक कि जितने भी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, गरीब जनता, जो भी आदमी है वो नरेंद्र मोदी जी को वोट देगा। सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के अंदर में लोगों को काम दिख रहा है, देश के अंदर में लोगों को काम अच्छी से अच्छा व्यवस्था दिख रहा है। गरीब लोग को व्यवस्था मिल रही है, राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हर चीज़ की व्यवस्था है, गैस सिलेंडर मिल रहा है। और क्या चाहिए भैया? सारे चीज़ मिल रहे हैं तो विपक्ष तो बौखलाएगा ही ना। अब ये प्रधानमंत्री जी का तीसरा टर्म है और मैं समझता हूं कि ये तीसरा टर्म सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगा और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी तीसरे बार देश का कमान संभालेंगे। कहा जाता है कि 75 सालों के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता थे जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ही कहें कि 75 साल के बाद आप गद्दी छोड़ देना उचित होता है। कहीं इस चीज़ को बदलने के लिए तो 400 पार का नारा नहीं है कि हम 75 साल, उनका भी उम्र पुरने वाला है दिसंबर में मोदी जी का, तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए कि हम ही प्रधानमंत्री बने रहें, किसी और को चांस ना मिले, इसके लिए भी तो 400 पार का नारा हो सकता है कि विपक्ष रहेगा ही ना कि कोई विरोध करेगा हमारा। सबसे बड़ी मैं बता दूं कि ये सब सोच विपक्ष की हो सकती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर में हर आदमी एक कार्यकर्ता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों या पार्टी के किसी भी पद पर हों। हम लोग सबको एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और हमारे अंदर में ये सोच है ही नहीं, क्योंकि यहाँ लस किसी को नहीं है।
मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं कि हमारी ऐसे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके आगे न पीछे है कोई, तो इसलिए उनको किसी से कोई ये मतलब तो है नहीं। वो जो भी काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, देश की जनता के लिए कर रहे हैं। देश का जनता ही उनका परिवार है, एक एक परिवार उनका अपना परिवार है। वो इसी तरह से और बोलते भी हैं वो अपने भाषण में कि देश की जो 1,440,000 जो 40 करोड़ आबादी है वो हमारा ही परिवार है, क्योंकि परिवार उनका कोई आगे पीछे तो देश की जनता ही उनका परिवार है। इसलिए इसकी तो कोई बात सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये बात कोई मुद्दा ही नहीं, तो विपक्ष उठाते रहता है और आगे बताएगा ना। आप कितना विपक्ष को घबराहट क्यों हो रही है? अभी तो मोदी जी को 75 आने में समय है भैया, 2025 में। अभी से तुमको इतना बेचैनी क्यों हो रहा है भाई मेरे? अभी तो स्थिति आने दो, पहले तो 4 का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद देश की जनता, देश का जनता और देश का जो भी लोग अपना करेगा कि हाँ उसमें आगे क्या करना है। सारे लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी का एक अपना कमेटी होता है जो कमेटी तय करती है कि हाँ इसमें क्या करना है। रोटी कपड़ा और मकान के अलावा शिक्षा और रोजगार का भी बात होता है और कहते हैं कि मोदी जी आप हमको राशन नहीं शिक्षित कर दीजिए कि हम राशन के लिए योग्य बन जाएं। आपने गरीबों के लिए काम किया है, गरीबी मिटाने के लिए कोई काम नहीं किया। देखिए ये तो विपक्ष का कहना है, देश की जनता तो ऐसा नहीं करती है। ये विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के जो कुछ लिमिटेड लोग जो हैं जो विपक्ष के साथ है, उनका ये नारा है। आप मेरे को बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो एक एक चीज़ की का जानकारी है। देश के अंदर में कहाँ शिक्षा की कमी है, कहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कंसर्न में रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जिसके पास शिक्षा की जिसके पास शिक्षा वो रोज़गार ले रहा है। इतने बच्चे का डेली हमेशा साल में कुछ ना कुछ होता है। आप यूपीएससी निकालते हैं, आईपीएस निकालते हैं, बीपीएससी निकालते हैं, हर स्टेट का एग्ज़ाम निकालते, तो वो क्या मैंने रोज़गार नहीं है क्या? देखिए विपक्ष को एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ कि ये एक सिंपल उदाहरण है। उनके पास कोई मामला नहीं है, उनके पास एक रोज़गार का मामला है जिसको लेकर के वो सामने बने पक्ष पर इल्ज़ाम लगाते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी बोलिए, देश की जनता सब समझती है। देश का जो यंग जनरेशन है वो भी समझता है कि हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया या मोदी जी ने क्या किया है हम लोग के लिए और आगे क्या करेंगे। आज आप डिजिटल इंडिया जो देख रहे हैं वो किसका देन है? आप ही बताइए। मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो डिजिटल इंडिया है, आज जो स्थिति हो गई है, आज जो घरों में लोगों को इतना ही सिस्टम मिल रहा है, काम करने का तरीका मिल रहा है, लोग निश्चित होकर घूमते हैं, वो मोदी जी का देन है। कांग्रेस भी तो 40 साल सरकार में नहीं, क्यों नहीं कर दी है? आपने तो नहीं कहा कभी ऐसा किया है डिजिटल इंडिया बनाने का। लेकिन आज जब मोदी जी जो काम सब सिस्टम में कर रहे हैं तो आज आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जनता हमको उखाड़ के फेंक देगी, जनता किसी भी कीमत पर आपको रहने नहीं देगी और आप 150 के नीचे आ रहे हैं, मोदी जी 400 प्लस आ रहे हैं, इसलिए आपको बेचैनी हो रही है। इसलिए इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। डिजिटल इंडिया पूरा फुल मेजॉरिटी में काम कर रहा है और जहां तक रोजगार की बात है, आने वाला सरकार आपको इसके लिए भी जो विपक्ष बक रहा है उसकी मुंह 100% बंद हो जाएगी। मोदी जी का लगातार दौरा पे सवाल उठ रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। ये प्रधानमंत्री नहीं देश के प्रचार मंत्री बन गया कि हर प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में इनको जाना पड़ रहा है। जाना क्यों पड़ रहा है? आपने काम किया होता था, काम के अनुसार नाम पर आपको वोट मिलता, लेकिन फिर भी आपको प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जाना क्यों पड़ रहा है? देखिए सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको तो खुश होना चाहिए। विपक्ष इसलिए अलबला रहा है कि विपक्ष को अपनी हार दिख रही है और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आम जनता से इसलिए मिलते हैं कि वो पहले भी कह चुके हैं कि आम जनता ही उनका परिवार है, देश का हर एक नागरिक उनका परिवार है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि देश के अंदर में एक एक जनता, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो या 90 साल की महिला हो, सब नरेंद्र मोदी जी को उतना ही मोहब्बत देती है, इतना ही प्यार देती हैं, उतना ही दिल से मानती हैं जो अपने परिवार के सदस्य को माना जाता है। इसलिए मोदी जी का जो रुख है वो पर्सनली मिलना, लोगों से समझना, इससे तो आपको खुश होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री जो है हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम लोग से मिल रहे हैं, हमारी समस्या को सुन रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी? आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और जनता आप परेशान हो रही है, ये कौन सी मैंने विपक्ष तो यही चाहता है ना कि आप दिल्ली में हम बैठे रहे, काम नहीं करें। अरे अब भैया अगर वो सब जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और प्रचार क्या होता है? मोदी जी जहाँ जाएंगे तो प्रचार तो वहाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें वो प्रचार करने थोड़ी आ रहे हैं। वो तो अपनी बात जनता के बीच में रखने के लिए आते हैं ताकि जनता को समझ में आए कि हाँ
मुझे सही चीज़ और गलत को बताने आते हैं। इसलिए विपक्ष बौखलाई हुई है और विपक्ष को अपनी हार साफ दिखाई दे रहा है। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 300 प्लस आ चुके हैं, केजरीवाल जी ने कहा कि हम 300 पार कर चुके हैं, तो ये सब इनका हवा पानी है। ये कुछ भी बोलते रहते हैं, इसलिए इनकी जनता इनकी बात को जो कुछ आज ये बोलते हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दे दिया। किसको नौकरी दे दिया 5 लाख भैया? वो तो नीतीश कुमार जी ने दिया, आपने कहाँ दिया? आप नीतीश कुमार के साथ अलायंस से डिप्टी सीएम थे, आपने तो नौकरी नहीं दिया। नीतीश जी सीएम थे, नीतीश जी ने दिया, उसका कंट्रीब्यूशन आप चाहते हैं कि वो हमको मिल जाए। देश की जनता या बिहार की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं ना है जो आपको दे देगी उसका मान्य। उसको तो वो तो नीतीश कुमार के खाते में जाएगा कि भाई उन्होंने 5 लाख नौकरी दिया। तो आप भी तो 20 साल सरकार में रहे, आपके पिताजी रहे, आपकी माता जी रही, आपने कितने लोगों को नौकरी दे दिया भाई? अभी जो आप बोलते हैं कि हम 5 लाख को नौकरी दिया, तो उस समय नौकरी क्यों नहीं दिया 20 साल में? तो आज नीतीश जी ने 20 साल में आज नीतीश जी ने 5 लाख नौकरी दिया, तो आप अपना गिना रहे कि हमने 5 लाख नौकरी दे दिया। इसलिए देखिए, बिहार की जनता से लेकर देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि आगे देश के अंदर में क्या होने वाला है। और मैं लास्ट चरण का चुनाव है 1 तारीख को, उसको देख लीजिए और 4 तारीख को रिजल्ट आपको दिखेगा। और मैं बताता हूँ आपको, फिर दोबारा ये बात बताना चाहता हूँ कि 400 पार, कहीं इसमें संदेह नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। बिहार की बात करें तो अगले साल 2025 में लोकसभा का 24 में समाप्त होने के बाद 25 में विधानसभा का चुनाव होने को है। तो क्या उस चुनाव का भी निष्कर्ष इसी चुनाव से नहीं मिल जाएगा कि किस प्रकार से लोगों का जनसमर्थन मिला पार्टी को? बिल्कुल आपको दिखेगा। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद तो फिर विधानसभा की तैयारी है। 2025 में विधानसभा है और विधानसभा का मैं रिजल्ट आपको अभी देता हूं कि पूरी मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कहीं इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 243 सीट में हम समझते हैं कि 150 प्लस रहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीट जो भी रहेगी विधानसभा में, और पूरी मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी बिहार के अंदर में। और बिहार के बाद तब आपको काम दिखेगा पूरी, और बिहार उस समय भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। जो भी बने, जो भी हमारे दिल्ली से जो लोग पास करेंगे वो होगा। उसके बाद आपको बिहार में काम दिखेगा कि काम कैसे होता है, और विपक्ष का मुंह जो है ऐसा बंद होगा कि फिर दोबारा ये उठने के लायक नहीं रहेंगे। नौकरी पे सवाल उठता है बिहार में, और कहा जाता है कि अभी 20 साल कार्यकाल रहा नीतीश कुमार जी का, और 20 साल में समझिए तो 17 साल बीजेपी प्लस नीतीश कुमार जी का जदयू का सरकार रहा। तो उतने कार्यकाल में नौकरी क्यों नहीं दे दिए? हम 17 महीने कार्यकाल में रहे तो 17 महीने कार्यकाल में नौकरी मिला, और कहते हैं कि नौकरी हम दिए, तो उतने दिनों में आपने क्यों नहीं दिया कि हमारे कार्यकाल में आपने दे दिया? क्यों नहीं नौकरी दिया? उन्होंने बहुत नौकरी दिया। 17 साल में कहाँ उनको नहीं दिखता है तेजस्वी जी को? तेजस्वी जी तो खाली एक बात को पकड़ लेते हैं कि 5 साल हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे दिया। अरे भैया 17 महीने, वो तो सरकार का एक सिस्टम होता है ना। आप खुद समझिए कि कोई भी चीज़ एक बार तो नहीं हो जाता है कि आज हम चालें आज नौकरी दे दें, ऐसा होता है? नहीं होता है। उसका एक सिस्टम होता है, सरकार का एक नियम होता है, तरीका होता है, उसका एक फॉर्म निकलता है, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उसकी तैयारी होती है, स्टेट के अंदर में सब डिस्कस होता है, मुख्यमंत्री रहते हैं उसमें, डिप्टी सीएम रहते हैं, सब लोग रहते हैं उसमें। ये बनाया जाता है कि किस विभाग में कितना नौकरी देना है, किसमें कहाँ कितना पद खाली है, उस हिसाब से नौकरी दी जाती है। ऐसा थोड़ी है कि आज बोला आज नौकरी हो गई। अरे ये तो संजोग था कि आप उस समय नीतीश जी के साथ अलायंस में चले गए, 17 महीना के अलायंस में आप रहे, उसी समय ये नौकरी का प्रावधान निकला और उस समय नौकरी दी गई। नीतीश जी तो आज से 4 साल पहले भी बोले थे कि हम बिहार में लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन जब ये आप क्यों गिना रहे हैं? आप क्यों गिना रहे हैं कि हमने नौकरी दी? ये नीतीश कुमार का, नीतीश जी तो कभी अपने जवान से नहीं बोले कि हाँ हमने नौकरी दिया। करने वाला आदमी कभी नहीं बोलता है भैया। जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, और जो नहीं गरजता है ना वही बरसता है। तो इसलिए मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ कि ये लोग जो है ना खाली गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले बादल नहीं है। आएगा बादल, गरजेगा और निकल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर में मैं बताता हूँ कि वो गरजता नहीं है, बरसता है, और वो आपको दिखता है, पूरे देश की जनता को दिख रहा है जो काम हो रहा है देश के अंदर में, जो लोगों को काम हो रहा है। राशन आज देखिए, मैं छोटी सी उदाहरण देता हूँ, आयुष्मान कार्ड, ये जो स्कीम देश के नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ये एक देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि 70 साल के वाले जितने भी बुजुर्ग हैं उनको भी आयुष्मान कार्ड मिलेगा। आप क्या समझते हैं? ये सब चीज़ जो है ना देश की लोगों के सामने दिखता है, काम दिखता है, और जो काम उन्होंने किया है ना वो देश के अंदर में कोई आदमी नहीं कर सकता। वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के
कर कमलों के हाथों के द्वारा किया गया, और वही कर सकते थे जो उन्होंने काम किया है। 370 राम मंदिर जो देश के अंदर में इतना लिटिगेशन चला रहा था, उसको उन्होंने सॉल्व कर दिया। ये देश की जनता समझती है, और देश की जनता, हर स्टेट की जनता हर शहर में, हर स्टेट में घूमती है। चारों तरफ डेवलपमेंट दिख रहा है। बनारस देख लीजिए, बनारस की स्थिति आप देख लीजिए, क्या बनारस था आज क्या बनारस हो गया। आप अयोध्या देखिए ना, अयोध्या क्या था, अयोध्या हो गया। आप किस स्टेट की बात करते हैं, हमको जरा बता दीजिए। आप गुजरात जाइए, अहमदाबाद जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, आप किसी स्टेट में चले जाइए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ का देखिए आप क्या स्थिति बना है, कितना बढ़िया काम हो रहा है, कितना सब चीज़ में पोजीशन बढ़िया है। लेकिन आप जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ बंगाल देख लीजिए, आप झारखंड देख लीजिए, जहाँ नहीं है वहाँ की स्थिति आप देख लीजिए, क्या स्थिति बनी हुई है। गरीब जनता मर रही है। आप देख लीजिए कर्नाटक में सरकार अभी कांग्रेस ने बनाई है, क्या स्थिति कर दिया कर्नाटक का। लोग परेशान है, बिजनेसमैन त्राईमान है, दुनिया भर का टैक्स लगा दिया, लोकल टैक्स, जो वहाँ का बिजनेसमैन परेशान हो रहा है। और ये लोग बातें, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, सिवाय मोदी जी के अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ना आगे रहेगा। इसलिए मैं बताता हूँ कि इस बार ये जो 4 तारीख के बाद सरकार बनेगी, उसके बाद ये सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। माननीय श्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने दीजिए। तीसरी बार देश ऐसा सुचारू रूप से चलेगा कि लोग सोचेंगे, और मैं समझता हूँ कि लोगों ने ऐसा कभी प्रधानमंत्री देखा था, ना देखा होगा, ना आगे भविष्य में देखेंगे। 2025 में सीएम के रूप में किनको देखना पसंद करेगा? भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं आप, और इस बार जो है 25 में नीतीश कुमार जी काफ़ी लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि अब चेहरा कुछ बदलना चाहिए? देखिए, ये निर्णय हमारे यहाँ से किसी नेता कोई नहीं करते हैं। हमारे यहाँ एक कमेटी होती है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर में, जो ये सिस्टम को देखती है कि किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा, देखिए, ये नीतीश बाबू जैसे है, वन पार्टी है, जैसे लालू जी की पार्टी है, तो इन लोग में ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये समुद्र है, यहाँ जो भी डिसीजन होता है वो दिल्ली से होता है। दिल्ली में कोर कमेटी की अध्यक्षता में लोग बैठते हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, हमारे जेपी नड्डा जी भी रहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी भी रहते हैं, मैंने जितने वरिष्ठ बड़े मंत्री हैं वो सब रहते हैं। वो लोग इसको मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी स्टेट का सीएम कौन होगा, और संघ के भी लोग रखते हैं, क्योंकि यहाँ सारे चीज़ मिलके, क्योंकि हम लोग जो किसी को सीएम बनाते हैं या भारतीय जनता पार्टी किसी को सीएम बनाती है, तो पूरा क्रीम तरीके से लेवल से छान करके उस आदमी को मुख्यमंत्री पद दिया जाता है जो स्टेट के हित में काम करे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ ऐसा नहीं है कि लालू जी का बेटा है तो वो बन जाएगा, आज ममता जी का है तो ममता जी का भतीजा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में इसलिए कहा गया है कि ये कार्यकर्ता की पार्टी है। एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और एक नीचे लेवल का भी देखिए, खट्टर साहब को देख लीजिए, हरियाणा में वो एक कपड़ा वाले थे जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम को और गुण को देखा जाता है। काम करने वाला आदमी जो जिसके पास गुण होता है, जिसकी क्षमता होती है, उसको पार्टी पूरी की पूरी व्यवस्था देती है और पूरा का पूरा कमान देती है कि आप इसको संभालिए। और ये काम जो है दिल्ली से होता है, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पहले नहीं। परिवारवाद पर जहां सवाल उठता है, वहां पे कहा जाता है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से रामविलास जी रहे, रामविलास जी की धरती रही, उनके बाद उनके भाई पशुपति पारस जी रहे, उनके बाद उनका बेटा रहा। तो क्या यह परिवारवाद नहीं हुआ क्या? ये तो उनको समझना चाहिए ना, वो अपनी बात को देखे ना। उनके यहाँ देखिए ना, आप लालू जी के बाद उनकी वाइफ राबड़ी देवी, उनके बाद देखिए उनका बेटा, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर बेटा, उसके बाद उनकी बेटी, और उन्होंने फिर दूसरी बेटी को बता दमाद, सारे को उन्होंने घुसा दिया। क्या यादवों में और कोई नेता नहीं है क्या? हमको एक चीज़ का जवाब दीजिए ना आप। और कोई यादव नहीं है क्या बिहार के अंदर में, उनके बने पार्टी के अंदर में कोई मंत्री बनने के लायक? ये परिवारवाद उनके यहाँ चलता है, हमारे यहाँ नहीं। हमारी पार्टियों के अंदर में ये मान्यता है ही नहीं, और ये संस्कार भी नहीं है कि किसी को हम लोग परिवारवाद की व्यवस्था दे सके। यहाँ काम के तौर पर आगे चिराग पासवान जी में जो ऑनरेबल है, मैं उनको सलाम करता हूँ, जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी क्षमता है, और वो उस दायित्व के लायक हैं, जो वो काम करते हैं, जिस क्षमता से काम करते हैं। और वो अगर विपक्ष उन पर लगाता है कि परिवार, कहीं कोई परिवारवाद नहीं है, उनके गुण और क्षमता को देखते हुए पार्टी जो है उनको काम देती है, और वो अपने काम में 100% सफलता पाएंगे। आखिरी सवाल,
1 तारीख को चुनाव होने को है और लास्ट 7वां चरण का चुनाव है और काराकाट जो बहुत हॉट सीट बन गया है, इस पर क्या कहिएगा? कोई हॉट सीट नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है ड्यू टू पवन सिंह के चलते, लेकिन ऐसा कोई हॉट सीट नहीं है। वहाँ की जनता बिल्कुल समझ चुकी है। अभी 2 दिन पहले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे वहाँ, और उन्होंने जनता को जो उन्होंने बताया है उससे जनता बिल्कुल संतुष्ट है। और मैं समझता हूँ कि 1 तारीख वाले वोट में कहीं काराकाट का कोई टेंशन नहीं है। पूरी की पूरी मेजॉरिटी वोट जो है एक तरफा गिरेगी उपेंद्र कुशवाहा जी को, और भारी बहुमत से जीत के आएंगे उपेंद्र कुशवाहा जी। कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो 400 पार का नारा है वो 400 पार करेगा ही। विद अलायंस हम 422 रहेंगे, 421 भी नहीं रहेंगे, 423 भी रहेंगे। हमारा अपना अलायंस है कि 422 सीट हमारी होगी, और ये 100% मैं कंफर्म बता सकता हूँ 422 सीट इंडिया में हमारा जो अलायंस है एनडीए अलायंस वो 422 सीट लेके आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा वरिष्ठ नेता थे, और क्या राय रखते हैं आप इनके विचारों पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।